वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि जो हमने बिजनेस के अंदर मनी लगानी है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लगानी है, इन द फॉर्म ऑफ यदि हम लोन ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या चेंज होती है उसको हम यहाँ पे समझेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि सपोज मान लीजिए हम कैपिटल लगा रहे हैं तो कैपिटल पर इंटरेस्ट ओनर को चाहिए कि जो कैपिटल उस पर लगी है उस पर उसको इंटरेस्ट मिले। ऐसे हमने कोई लोन लिया है तो लोन पर हम क्या करें, लोन पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे हम देखें कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम यहाँ पे देखें, लेट्स स्टार्ट डिस्कस ऑन ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाय टेकिंग ए वेरी सिंपल सिनेरियो। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। इफ़ यू आर offered the choice between having 10,000 today and having 10,000 at a future date, कि यदि कोई आपको बोलता है कि आपको 10,000 मैं आज दूं या फिर फ्यूचर में किसी डेट पे दूं, तो आप क्या बोलोगे? यू यूजली प्रीफर टू हैव 10,000 नाउ। आप क्या प्रेफर करोगे कि मुझे 10,000 आप अभी दे दीजिए। सिमिलरली इफ़ द चॉइस इज़ बिटवीन पेइंग 10,000 नाउ एंड पेइंग द सेम 10,000 इन ए फ्यूचर, ऐसे आपको कोई अदर ऑप्शंस दें कि जो 10,000 आप अभी करना चाहते हो या फिर फ्यूचर में पे करोगे, तो आप क्या कहोगे? यू विल यूजली प्रीफर पे 10,000 लेटर। आप कहोगे कि मैं फ्यूचर में पे करूँगा। अब आप यहाँ पे देखें कि जब हम रिसीव कर रहे हैं तब तो हम इमीडिएट चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें ऑन द स्पॉट हमें जो पेमेंट मिल जाए, लेकिन जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसका पेमेंट फ्यूचर डेट में क्यों करना चाह रहे हैं? तो सिंपल कॉमन सेंस ये हुआ कि इफ़ it is a simple common sense in the first case, by accepting 10,000 early you can simply put the money in a bank and earn a some interest। जब आपको रिसीव के टाइम में इमीडिएट रिसीव होगा तो आप उसको तुरंत बैंक में जमा करा दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो फ्यूचर में रिसीव होता उससे उससे जो फ्यूचर वाले टाइम में जब रिसीव होता वहाँ तक वो जो 10,000 रिसीव है उस पर इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो यू सिंपली पुट द मनी कैन अर्न सम इंटरेस्ट के पर्पज से आप करते हो। सिमिलरली इन द सेकंड केस यदि आप देखें, बाय डेफरिंग का मतलब है स्थगित करना, द पेमेंट यू कैन अर्न इंटरेस्ट बाय कीपिंग द मनी इन ए बैंक। जैसे आप पेमेंट की बात करते हो, पेमेंट आपको आज करना है तो और फ्यूचर में करना है, तो आप कहते हो फ्यूचर में करूँगा, तो फ्यूचर में करेंगे तो आप आज उस पैसे को बैंक में जमा करा दोगे, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। तो आप ये देखें यहाँ पे जो टाइम गैप है, देयरफॉर द टाइम गैप अलाउ हेल्प अस टू मेक सम मनी, कि जो टाइम गैप है वो हमें हेल्प करता है, क्या मनी को अर्न करने में हेल्प करता है। दिस इंक्रीमेंटल गेन इज ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये जो गैप में हम जो अर्न कर रहे हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। नाउ लेट्स मी आस्क ए क्वेश्चन। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ़ द बैंक इंटरेस्ट वाज जीरो, वी जनरली नोट द केस। यदि बैंक खाली पैसा सेव करे, आपको इंटरेस्ट नहीं दे, ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ बैंक इंटरेस्ट वाज जीरो, कि बैंक खाली आपके पैसे को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। वाट वुड बी द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? तो आप कहेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? तो यू राइटली गेस इट वुड ऑल्सो बी जीरो, कि ये भी क्या टाइम वैल्यू भी क्या होगी? आपकी जीरो होगी। एज वी अंडरस्टूड अबो द इंटरेस्ट पे इज ए इंपॉर्टेंट रोल इन ए डिटरमाइनिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हमने ये क्लियर कर लिया कि इंटरेस्ट की जो रेट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एज अर्ली परसेंटेज फॉर इन्वेस्टर। इंटरेस्ट रेट इज ए रेट अर्न ऑन द इन्वेस्टेड एज ए ईयरली परसेंटेज, कि जो भी पर्सन जो अर्न करना चाहता है अपनी अर्निंग को किस बेस पर देखता है? ईयरली बेस पर देखता है। अब हम देखते हैं कि जो रीज़न है, क्या रीज़न है वाई मनी इज इन द फ्यूचर वर्थ लेस देन सिमिलर मनी टुडे, कि जो पैसा हमें फ्यूचर में मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, आज जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखें तो पहला क्या है? प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन मतलब ये हुआ कि हम जो वास्तव में हम कंजम्पशन को क्या देते हैं? प्रेफरेंस देते हैं वर्तमान में। यदि हम देखें, इंडिविजुअल हैव ए प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन सिनेरियो इन ए कंपैरिजन टू फ्यूचर, कि यदि जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, ए वेरी शॉर्ट एग्जांपल है आपके पास। देखो कि 1972 में जो आप गुड्स परचेज करते थे, 1992 में जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, और 10,000, आप ये देखें 1972 से 1992 में 20 ईयर्स का गैप था, और 1992 से 2012 में 20,000 का गैप है। आप यदि देखें तो
यहाँ पे आप ये देखें जो कार्ट है जो उन्होंने परचेज़ किया है, पहले फुल भर के कार्ट आती थी, फिर कार्ट आधी से भी कम रह गई और अब बिल्कुल खाली हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे आप ये देखें कि हमारी जो कमोडिटी, हम जो गुड्स जो परचेज़ कर रहे हैं वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, इफ़ देयर इज़ ए इन्फ्लेशन रेट फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स इज़ 8%। यदि हम माने कि जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे उसको एज ए इन्फ्लेशन माने कि 15 साल बाद 8% बढ़ जाएगा, तो जो चीज़ आप आज खरीद रहे हो ₹100 की आप बाय कर रहे हो, ये आपके 15 साल बाद 317 में आप बाय करेंगे। तो अब आप ये देखें कि इन्फ्लेशन जो है वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है रुपीज़ की, उससे जो कमोडिटी जो हम बाय कर रहे थे, जैसे इस फोटो के अंदर आप देखें 1972, 1992 और 2012 के अंदर जो क्वांटिटी बाय जो होती है वो कार्ट के अंदर कम होती जा रही है। तो यही एक रीज़न है, इन्फ्लेशन का भी रीज़न है, जो हम पर्सनल एक्सपेंडिचर करते हैं उसका भी रीज़न है। इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन प्राइजेज ऑफ थिंग्स आर राइज फास्टर देन दे आर यूजुअली शुड। कि आपने देखा कि प्राइस जो 100 रुपये था वो 15 साल बाद 317 रुपये हो जाता है। आप इस बात को यूँ तो नहीं मानोगे, आप ऐसे मानिए कि जो चीज़ आप आज की तारीख में 317 की खरीद रहे हो, जो आप गैस का सिलेंडर जो आप इस समय मान लीजिए 317 तो नहीं, इस समय 700-800 रुपये के आसपास है, आप ये देखें कि वो चीज़ 15 साल पहले डबल 200 रुपये तो हुआ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रही है। आपको आप आगे देखते तो आप नहीं मानते, लेकिन आप पीछे जाके देखें तो आपको वो चीज़ समझ में आती है। इन्फ्लेशन की यदि हम बात करें तो इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ द थिंग्स आर राइज फास्टर देन दे आर एक्चुअली शुड। कि हम इतना ध्यान नहीं देते और प्राइस क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की बात करें, जब 2010 में 20,000 रुपये में खर्चा चलता था, वही 10 साल बाद 2020 में 35,000 में खर्चा चल रहा है। और आने वाले नेक्स्ट ईयर में यही जो घर का खर्चा जो है 35,000 रुपये बढ़ के कितना हो जाएगा, 75,000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के कारण हम ये मान रहे हैं। ऐसे हायर एजुकेशंस देखें, एजुकेशंस भी बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि जो इन्फ्लेशन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बात हमें समझ में आती है। अब बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है कि सर इंटरेस्ट कितने होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको याद होता है कि जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो PRT, कि प्राइम अमाउंट रेट और इंटरेस्ट, की जो आपने अमाउंट लोन में दिया है, प्राइम अमाउंट मूलधन इंटू द रेट और इंटू टाइम, हम उससे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको टेबुलर फॉर्म में समझाऊंगा। पावर ऑफ आपको जो कंपाउंडिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटी सी थ्योरी मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक फॉर्मूला रहता है कि यदि आप एक कांस्टेंट वैल्यू है 72 और यदि आप उसमें इंटरेस्ट रेट का डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जिसमें वो पैसा डबल हो जाएगा। सपोज मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 8% इन्फ्लेशन रेट है। कितने परसेंट है? 8% इन्फ्लेशन रेट है। तो इंटरेस्ट रेट भी यदि हम 8% माने, 8% से महंगाई हो रही है, 8% हमें जो पैसा है उस पर बैंक ब्याज दे रहा है, प्राइवेट बैंक ब्याज दे रहा है, तो 8% की यदि हम इंटरेस्ट रेट रखें तो 72 में 8 का भाग दें तो आप कहेंगे सर 9 साल में पैसा क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे एक टेबल के थ्रू। मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, आप मुझे 1 मिनट दें, मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखें तो मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रूल ऑफ 72 दे रखा है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एज ऑफ इंडिविजुअल जो है उसमें जो गैप आएगा, वो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, टाइम वाला गैप ध्यान रखिएगा। जैसे 72 है, यहाँ पे 72 है, इंटरेस्ट रेट 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 6 है, यहाँ इंटरेस्ट रेट 8 है और यहाँ से इंटरेस्ट रेट 12 है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इंटरेस्ट रेट 4 से। यदि आप 72 में इंटरेस्ट रेट 4% का डिवाइड करेंगे तो आप ये देखें कितना अमाउंट आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 टाइम गया तो 3 बचा, फिर 18 ईयर आया ना, 18 ईयर में पैसा डबल हो जाएगा। तो आप ये देखें कि यदि किसी पर्सन की एज 25 ईयर है तो 18 ईयर आफ्टर कितनी हो जाएगी, 43, और 18 ईयर आफ्टर 61, और 18 ईयर आफ्टर कितनी हो जाएगी आपकी 79। तो यदि उसने 25 साल की एज में 1,000 रुपये रखा था तो 18 साल बाद वो 2,000 हो जाएगा, और जो 2,000 था वो 18 साल बाद 61 साल की एज में 4,000 हो जाएगा, और यही आपका 18 साल बाद 79 की एज में कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो सिंपल मैंने आपको
आपको 4% इसलिए बताया कि सेविंग बैंक पे 4% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। अब हम बात करें कि यदि उस इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, क्योंकि नॉर्मली हम एफडी वगैरह पढ़ते हैं तो 6% 8% के आसपास मिलता है। यदि हम 6% से लगाएं तो 72 में 6 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 आएगा। तो 12 आएगा तो ये जो 25 ईयर है इसमें आप 12 ऐड करेंगे तो 37 में 12 ऐड करेंगे 49 में 12 ऐड करेंगे 61 और 61 में 12 ऐड करेंगे 73 और 73 में 12 ऐड करेंगे 85। तो यहाँ पे आप ये देखें कि वही जो 25 की एज में 1000 था, आफ्टर 12 ईयर्स 37 में 2000, आफ्टर नेक्स्ट 12 ईयर 4000 और आफ्टर नेक्स्ट 12 ईयर 8000, वो डबल होता जा रहा है। तो हमने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग रूल ऑफ 72 हमने देखा। इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो वैल्यूज़ होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। हमारे एक रिनोन पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वर्ल्ड के अंदर वंडर होते हैं ना, उसमें वो कौन सा वंडर है, आपका 8th वंडर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही बोली थी, इस चीज़ से हम सहमत हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है आपका 8th वंडर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।